नया स्टूडियो, नया फ़ोन मोटो H60 Pro, बट सब्सक्राइबर्स अभी भी 7 लाख के 7 लाख। आई मीन 1 मिलियन नहीं कराने तो 8 लाख तो कराओ यार। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट करोगे अच्छा लगता है। मैंने लास्ट वीडियो सेल के ऊपर बनाई, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, भाई मोटो H60 Pro की अभी तक वीडियो अपलोड नहीं करी। भाई थोड़ा सा टाइम दो, टेस्ट कर रहा था मैं फ़ोन को, अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में कैमरा सैंपल्स कैप्चर कर रहा था और मुझे पता था आपको इसका कैमरा कंपेरिजन देखना है सैमसंग S24 FE के साथ। 35,000 रुपीज़ में याद है मैंने कहा था अगर बेस्ट कैमरा फ़ोन चाहिए तो S24 FE सेल में परचेज कर लो। और काश मैं अपने शब्द वापस ले सकता, बिकॉज मुझसे भी एक ब्लंडर हो गया। पूरी तरह से गलती मेरी नहीं है। जब मैंने S24 FE का कैमरा टेस्ट करा था तब एक्चुअली में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे। अब 2-3 दिन पहले One UI 7 पे मैंने अपडेट कर दिया और इसके कैमरा का बेड़ा गर्क हो गया। कैमरा सैंपल्स जब आप देखोगे तो आप ये चीज़ खुद नोटिस कर पाओगे, बिकॉज क्लियरली अगर आप मेरी ऑडियो म्यूट भी कर दोगे ना तो सैंपल्स को आप खुद भी कंपेयर कर लोगे तो आपको साफ साफ चीज़ें समझ आने वाली हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं आपको 2 से 3 और चीज़ें बता देता हूँ। मोटो H60 Pro इन हैंड फील काफ़ी बेटर है। सैमसंग की ना थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो हाथ में उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट मोटो H60 Pro थ्रॉटल कम होता है। डेली के टेम्परेचर में जब आप वीडियोस रिकॉर्ड करोगे दोनों ही फोन्स हीट हो जाते हैं। स्टिल गेमिंग के टाइम पे मोटरोला थ्रॉटल कम कर रहा है। बैटरी बैकअप मोटरोला बहुत ज़्यादा बेटर दे रहा है कंपेयर टू S24 FE, बिकॉज S24 FE का बैटरी बैकअप हमेशा से ही काफ़ी एवरेज सा रहा है। रही बात 5G कनेक्टिविटी और नेटवर्क स्ट्रेंथ की, तो S24 FE की वीडियो में ऑलरेडी बताया था नेटवर्क स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है। और मोटो H60 Pro की नेटवर्क स्ट्रेंथ कैसी है उसके लिए मुझे कम से कम फ़ोन को 1 महीना यूज़ करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ कोई कॉल ड्रॉप्स नोटिस नहीं करी है एंड वाईफाई कनेक्टिविटी मोबाइल डेटा पे 5G पे अच्छी स्पीड आ रही है, बट इतनी जल्दी कुछ कमेंट नहीं कर सकते। इवन मोटरोला ने लास्ट ईयर मोटो H50 Pro से कंपेयर करूँ तो हैप्टिक्स भी पहले से इंप्रूव कर दी हैं। अब 10-15 हज़ार वाले हैप्टिक्स फील नहीं होते, बट ये उतने भी अच्छे नहीं हैं जितने Realme GT6 में ओ हैप्टिक्स हैं। अब GT6 का कैमरा थोड़ा सा वैसे ही है, बट मोटरोला ने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की है। S24 FE से हैप्टिक्स मोटरोला के ही बेटर है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है मोटरोला में, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है विद 3x ऑप्टिकल जूम और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। सैमसंग S24 FE 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है। टेलीफोटो लेंस यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का है, अगेन 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, और जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो 12 मेगापिक्सल का है। इमेज प्रोसेसिंग सैमसंग की हमेशा से अच्छी रही है, मतलब जो इनके एक्सपेंसिव फोन्स होते हैं उनमें इमेज क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। बट अगर ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे के अपने फ़ोन के कैमरास की ऐसी हालत करने वाले हैं तो इनके फ़ोन्स को रेकमेंड करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेजर डिफरेंस नोटिस करा मैंने लो लाइट में, तो डे लाइट के सैंपल्स बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले शॉर्ट में कलर कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ट्री की लीव्स है उसके कलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा सैचुरेट कर दिया सैमसंग ने। मोटरोला ने थोड़ा सा नेचुरल रखने की कोशिश करी है, बिल्कुल नेचुरल तो नहीं है। स्काई में आप देखोगे थोड़ी सी नॉइस दोनों इमेजेस में है, बट ठीक है, एक्सेप्टेबल है प्राइस को देखते हुए। अब इस सैम्पल शॉट में बहुत ज़्यादा मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया सैमसंग ने, बिकॉज मेरी टी शर्ट का टेक्सचर देखो, क्लियरली ऐसा लग रहा है ऑयल पेंटिंग सा इफेक्ट आ गया इमेज में और बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रहे। जो ओवरऑल स्किन टोन्स पे आप देखो यहाँ पे भी थोड़ा ऑयल पेंटिंग सा इफेक्ट है। और बैकग्राउंड में टॉप साइड पे कुछ लाइट्स है फ्रेम में जो ओवर एक्सपोज हो रही है सैमसंग में, वेयरएस मोटरोला में लाइट्स पे हाईलाइट्स और एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। बट एक चीज़ बता देता हूँ, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, अगर आप फेस पे देखोगे तो मोटरोला में डिटेल्स ठीक है, बट जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। अब नेक्स्ट सैम्पल शॉट भी ह्यूमन सब्जेक्ट का है और यहाँ पे फ्रेम में जो लाइट्स है वो उतनी ज़्यादा हार्श नहीं थी, तो दोनों फ़ोन के कैमरास ने एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन करा। बैकग्राउंड में थोड़े से डार्क एरियाज़ है वो बेटर लिटअप करे हैं मोटरोला ने। बेसिकली शैडो में जो हाईलाइट्स हैं वो बेटर मेंटेन्ड है। और फेस पे अगर आप देखोगे ह्यूमन सब्जेक्ट पे 2 फ्रेंड्स हैं, तो अगेन वाइट शोल्डर की तरफ देखना है, जो वाइट टी शर्ट है वो अगेन ऑयल पेंटिंग सी लग रही है सैमसंग में। और अगर फेस पे बियर्ड की तरफ नोटिस करोगे तो सैमसंग में ना थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग भी मैंने नोटिस करी है जो अच्छी नहीं लगती। मोटरोला में डिटेल्स अगेन थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बट कंपेयर करें दोनों इमेजेस को साइड बाय साइड तो ओवरऑल इमेज मोटरोला की बेटर है। नेक्स्ट सैम्पल शॉट, अब यहाँ पे फ्रेम में जो लाइट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही हार्श थी। नॉर्मली हम लोग इस तरीके की इमेजेस कैप्चर नहीं करते, बट सैमसंग पहले ऐसा परफॉर्म नहीं करता था। हाइलाइट्स पूरी तरीके से ब्लोन आउट हो चुकी है एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इसके कैमरा से। इन दोनों ही फ़ोन्स के टेलीफोटो लेंस से ना मैंने लो लाइट में एक पोर्ट्रेट शॉट भी कैप्चर करा एंड सैमसंग की इमेज में थोड़ा सा ग्रीनिश टिंट है और थोड़ा सा ऑयल पेंटिंग जैसा इफेक्ट अभी भी है।
टेलीफोटो लेंस से क्या हो रहा है, लो लाइट में थोड़ी सी नॉइस इंक्रीज हो गई है दोनों ही इमेजेस में। अब ये चीज़ मैंने थोड़ी सी एक्सपेंसिव फोन्स में भी नोटिस करी है, जब टेलीफोटो लेंस का यूज़ करते हैं लो लाइट में तो कई बार थोड़ी सी नॉइस इंक्रीज हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोटरोला की इमेज में डिटेल्स थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी, और यहाँ पे मैं किसी एक को पिक नहीं कर रहा बिकॉज जो रिजल्ट्स हैं वो उतने अच्छे देखने को नहीं मिले प्राइस को कंसिडर करते हुए। ये वीडियो 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रही है। दोनों वीडियोस में थोड़ी सी नॉइस है जो मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ इस प्राइस सेगमेंट के फ़ोन से। थोड़ी सी वार्म टोन मोटरोला में है, थोड़ी सी कूल टोन सैमसंग में है। स्किन टोन्स दोनों ही वीडियोस में नेचुरल साइड पे देखने को मिल रही है, और डिटेल्स भी सफिशिएंट है दोनों वीडियोस में, और फोकस भी हंट नहीं कर रहे दोनों फ़ोन के कैमरास लो लाइट में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। फ्रेम में कुछ लाइट्स हैं, सैमसंग लाइट्स अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, इवन हाईलाइट्स भी थोड़ी सी बेटर मेंटेन्ड है। तो इमेजेस में लाइट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा था बट वीडियो में कर लेता है। इनफैक्ट डे लाइट के वीडियो सैंपल में भी मोटरोला में थोड़ी सी वार्म टोन आप नोटिस करोगे जो इसके फेवर में जाती है, बिकॉज सनलाइट में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो अच्छी लग रही है वार्म टोन। सैमसंग में कूल टोन थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी। अपार्ट फ्रॉम दैट HDR प्रोसेसिंग सैमसंग में थोड़ी सी एग्रेसिवली वर्क कर रही है, और ये इसके फेवर में जाता है बिकॉज मोटरोला में मेरी टी शर्ट थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है। सैमसंग हाईलाइट्स बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है, शेडोज भी कम क्रश कर रहा है, सो बेटर डायनामिक रेंज सैमसंग की वीडियो में देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस टाइम पे मैं भाग रहा था एंड मोटरोला की वीडियो थोड़ी सी वॉबल ज़्यादा हो रही है। वीडियो स्टेबलाइजेशन सैमसंग की स्लाइटली बेटर है। ये कुछ मैक्रो शॉट्स कैप्चर करे दोनों फोन्स के प्राइमरी सेंसर से, एंड बैकग्राउंड में हाइलाइट्स दोनों ही इमेजेस में बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। स्काई के कलर्स ब्लोन आउट नहीं हो रहे, इवन फोरग्राउंड में फ्लावर पे डिटेल्स भी सफिशिएंट है। इट्स जस्ट फ्लावर का जो पिंक कलर है वो सैमसंग में थोड़ी सी सेचुरेशन ज़्यादा है, और ये नेक्स्ट सैम्पल शॉट में भी आप नोटिस कर सकते हो कि फूड की इमेजेस मैंने कैप्चर करी एंड कलर्स थोड़े से बूस्टेड है सैमसंग में, बट देखने में आई प्लीजिंग लगते हैं। मोटरोला में कलर्स नेचुरल साइड पे है, और ये कोई रीज़न नहीं होना चाहिए बिकॉज मोटरोला में आप एक फिल्टर अप्लाई करोगे कलर्स को आप बूस्ट कर सकते हो, तो ये पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। अगेन जूम करने के बाद दोनों इमेजेस एकदम शार्प आई हैं। अब ये है एक परफेक्ट एग्जांपल किसी भी फ़ोन के कैमरा की डायनामिक रेंज टेस्ट करने के लिए। अगेन सैमसंग की इमेज में डायनामिक रेंज थोड़ी सी बेटर देखने को मिली। डार्क एरियाज में जो हाईलाइट्स हैं वो बेटर लाइटन अप करी है सैमसंग ने। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों इमेजेस काफ़ी अच्छी आई है बिकॉज कोई भी एरिया ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा, और जो डार्क एरियाज है वहाँ पे टेक्सचर भी दोनों इमेजेस में वेल मेंटेन्ड है। इवन बैकग्राउंड में स्काई की तरफ भी देखोगे तो बैकग्राउंड में भी हाईलाइट्स दोनों कैमरास ने बहुत अच्छे से मेंटेन करी है। अब इस सैंपल शॉट में ज़्यादा डिफरेंस आप नोटिस नहीं कर पाओगे। दोनों इमेजेस में डायनामिक रेंज अच्छी देखने को मिली है, दोनों ही इमेजेस में डिटेल्स भी सफिशिएंट है, बट जैसे ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करते हैं सबसे पहली चीज़ एज सच ज़्यादा कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता। हाँ, कॉर्नर्स पे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है एंड थोड़ी सी सॉफ्ट आई है दोनों फ़ोन से इमेजेस। अगर जूम करके देखें तो मोटरोला की इमेज में डिटेल्स थोड़ी सी मिसिंग है, बाकी दोनों इमेजेस में थोड़ी सी नॉइस भी है। सेम इमेज दोनों फोन्स के टेलीफोटो लेंस से कैप्चर करी 3x ऑप्टिकल जूम करके, तो अगेन दोनों इमेजेस में थोड़ी सी नॉइस है बट ओवरऑल डिटेल्स सफिशिएंट देखने को मिली हैं। मूव करते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स की तरफ, तो 1x पे कैप्चर करा है प्राइमरी सेंसर का यूज करके, और सैमसंग की कलर साइंस आपको पता है, स्काई के कलर्स को ये थोड़ा सा बूस्ट करता है, सैचुरेशन थोड़ी ज़्यादा रहती है स्काई में, बट देखने में इमेज आई प्लीजिंग लगती है। हाँ, थोड़ी सी कूल टोन है अगेन सैमसंग की इमेजेस में, और मोटरोला की इस वाले सैम्पल शॉट में ना वार्म टोन थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी बिकॉज मेरी स्किन टोन्स ना नेचुरल नहीं लग रही, थोड़ा सा येलोइश टिंट है। डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी, एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन करा है दोनों फोन के कैमरास ने, चाहे मेरे फेस की तरफ देख लो, टी शर्ट की तरफ देख लो, हाईलाइट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करी हैं। एंड जैसे ही टेलीफोटो लेंस पे मूव करते हैं सेम इमेज है। अब मोटरोला ने इतनी अच्छी स्किन टोन्स मेंटेन करी हैं, इतनी नेचुरल स्किन टोन्स है कि एक बार को सैमसंग की नेचुरल नहीं लग रही। तो अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करोगे तो मोटरोला में टेलीफोटो लेंस का ही यूज करना, एक तो बेटर सब्जेक्ट सेपरेशन देखने को मिलेगा, और बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट है वो भी बहुत इंटेंस देखने को मिलेगा। एजेस भी दोनों फोन के कैमरास बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर रहे हैं, एंड टेलीफोटो लेंस से जब पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करते हैं तो ओवरऑल वो बेटर भी लगते हैं, एंड दोनों ही फोन के कैमरास काफी शार्प इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं, तो डिटेल्स भी सफिशिएंट है। अब मोटो H60 Pro में एक इशू मैंने नोटिस करा है, लेट्स से जब फेस पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही या फिर फ्रेम में सफिशिएंट लाइट नहीं है, फॉर एग्जांपल इस टाइम पे ना थोड़े क्लाउड्स आ गए थे, तो मोटो H60 Pro ना
एक्सपोजर उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा, मतलब आप मेन सब्जेक्ट की तरफ देख सकते हो 1x पे भी एंड 3x पे भी मेन सब्जेक्ट थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड है, जिस वजह से सब्जेक्ट सेपरेशन उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा जितना सैमसंग में देखने को मिला है। गाइस ये वीडियो 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड फेस पे आ रही है डायरेक्ट सनलाइट। दोनों फोन के कैमरास, हाइलाइट्स एंड एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। वीडियो क्वालिटी फ्रंट कैमरा की दोनों ही फोन्स की मुझे अच्छी लगी है। वीडियो स्टेबलाइजेशन भी दोनों फोन्स की अच्छी है, स्टेबल है मतलब वीडियो ना। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस स्किन टोन्स में है। वेल फ्रंट कैमरा मुझे दोनों ही फोन्स का काफी अच्छा लगा है। एक तो दोनों ही इमेजेस काफी शार्प आई हैं, स्किन टोन्स का बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट अगर साइड बाय साइड कंपेयर नहीं करें तो दोनों ही इमेजेस में स्किन टोन्स नेचुरल साइड पे देखने को मिली है और बैकग्राउंड में डायनामिक रेंज भी अच्छी देखने को मिली है। इवन पोर्ट्रेट सेल्फीज में भी डिटेल सफिशिएंट है, एक्सपोजर भी ऑन पॉइंट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है जो एज डिटेक्शन है, बेसिकली जो एजेस हैं वो थोड़ी सी और नीट होनी चाहिए थी, बाकी बैकग्राउंड ब्लर तो दोनों में काफी अच्छा देखने को मिला है। एंड में सिर्फ मैं इतना कहूंगा, मोटो H60 Pro ने 30,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करा है। बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि बिल्कुल ही बेस्ट कैमरा चाहिए, उसके लिए 50,000 रुपीज से ऊपर आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। बट एक डिसेंट कैमरा फोन अगर देख रहे हो तो मोटो H60 Pro मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। सैमसंग S24 FE डे लाइट में तो आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो डायनामिक रेंज हो, कलर्स थोड़े से ओवर सैचुरेटेड है बट वो अच्छे लगते हैं। बट लो लाइट में इमेजेस मेरे को अच्छी नहीं लगी, स्पेशली One UI 7 के अपडेट के बाद ना इमेज क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड हो गई है। तो इस फोन को अब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वो भी कैमरास के लिए।